22 दिसंबर 1964। एक तारीख जो हर इतिहास की किताब के पन्ने से मिटा दी गई थी, लेकिन आज मैं वो पन्ना फिर से खोल रहा हूं। धनुषकोडी नाम सुना है ना? वो शहर जो तूफान में डूबा, वो शहर जहां एक ट्रेन परलोक एक्सप्रेस बनकर रेत में समा गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो शहर कैसे मरा, सवाल ये है उस शहर को जानबूझकर क्यों मारा गया। क्या सिर्फ एक चक्रवात एक पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है, या फिर उस चक्रवात के पीछे कोई दूसरी ताकत थी, कोई ऐसी ताकत जो सदियों से नीचे दबी थी। समंदर के अंदर राम सेतु के ठीक नीचे क्या वो सिर्फ पत्थर है, या फिर कोई साइंस जो आज की दुनिया की समझ से बाहर है। नासा के वैज्ञानिक जब पहली बार उस पुल की तस्वीरें देखकर चौंके थे तो उनके मुंह से निकला था, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने डरते डरते वो रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी तो कुछ ही घंटों में वो रिपोर्ट गायब हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय कवरेज ऑपरेशन, एक साइलेंट सेंसरशिप। सवाल किसके इशारे पर? जवाब नहीं, सिर्फ सस्पेंस। आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस सीमा रेखा पर जहां विज्ञान थम जाता है, जहां भूगोल झूठ बोलने लगता है और जहां इतिहास दहशत से कांपता है। ये वीडियो है राम सेतु का वो भयानक सच जो 1964 के बाद दुनिया से छुपाया गया। और चेतावनी, आखिरी 4 मिनट में मैं जो बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद तुम आज रात समंदर का वीडियो भी देखोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, क्योंकि समंदर के नीचे जो है वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक संदेश है, एक चेतावनी है, और हो सकता है एक लास्ट काउंटडाउन। और हां, रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो ये सोच सके कि इंसान पानी पर पत्थर तैरा सकता है। लेकिन रामेश्वरम के मंदिरों में आज भी वो पत्थर मौजूद हैं, जिन्हें छूकर देखो तो पता चलता है ये पत्थर है, लेकिन पानी पर फेंको तो ये डूबते नहीं, तैरते हैं। अब विज्ञान कहता है ये प्यूमिस स्टोन है जो ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सटीक स्पष्टीकरण। लेकिन इंतजार करो, अगर ये ज्वालामुखी के पत्थर हैं तो इस पूरे 300 किलोमीटर के दायरे में एक भी ज्वालामुखी क्यों नहीं है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ अंडमान निकोबार में है, बस एक, वो भी 1500 किलोमीटर दूर। तो फिर ये ज्वालामुखी के पत्थर यहां कैसे आ गए? किसी ने उड़ाकर फेंके, या फिर कोई ऐसी तकनीक थी जो इन पत्थरों के अंदर हवा के बुलबुले ऐसे भर देती थी कि वो पानी पर तैरने लगते थे? क्या रामायण का वो श्लोक जिसमें लिखा है तैरते हुए पत्थर, क्या वो सिर्फ कविता है, या फिर वो 8 से 7000 साल पहले की मटीरियल साइंस की नोटबुक थी? और ये सिर्फ शुरुआत है। साल 2002 नासा की टेरा सैटेलाइट जब वो भारत श्रीलंका के बीच के उस हिस्से का सर्वे कर रही थी तो उसके सेंसर में जो डेटा आया उसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। 30 किलोमीटर एकदम सीधी लाइन, बिल्कुल वैसे जैसे कोई राजमार्ग हो, लेकिन पानी के नीचे। नासा ने बिना ज्यादा शोर किए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, ये प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है। बस इतना सा बयान। लेकिन सवाल आप पूछिएगा, आखिर इतनी छोटी सी रिलीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उससे पहले नासा ने कुछ और ही देखा था। रडार ने नीचे एक ऐसी संरचना दिखाई जो प्राकृतिक नहीं थी, वो रेगुलर थी, सिमेट्रिकल थी, प्लान की गई थी। नासा के एक इंजीनियर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा था, अगर ये चट्टानें प्राकृतिक होती तो उनका आकार अनियमित होता, लेकिन ये तो बिल्कुल आयताकार है, जैसे कोई कटिंग मशीन से काट कर रखा हो। लेकिन उस इंजीनियर को कुछ दिन बाद ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्यों? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अफवाहें। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था, कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2017 में राम सेतु के एक हिस्से का अंडर वाटर सर्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो एक खास पॉइंट पर पहुंचे उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक एक करके बंद होने लगे। कंपास पागल हो गया, सोनार ने स्क्रीन पर बस काले धब्बे दिखाए। ऐसा लगा मानो उस जगह पर कोई शील हो जो सिग्नल को अंदर नहीं जाने देती। तो सवाल यह है, क्या हमारी सरकारें इस बारे में जानती हैं? और क्या वो जानबूझकर इस रहस्य को जिंदा रहने दे रही हैं? या फिर उन्होंने पहले ही कोशिश कर ली और नतीजे बहुत भयानक थे?
जैसे धनुषकोडी। आप जानते हैं कि पुरातत्व की सबसे बुनियादी सच्चाई क्या है? जो चीज नीचे होती है वो पुरानी होती है, जो चीज ऊपर होती है वो नई होती है। स्ट्रैटिग्राफी का नियम, जैसे पृथ्वी एक केक है और हर परत एक समय कैप्सूल। लेकिन राम सेतु पर यह नियम ध्वस्त हो जाता है। 1980 के दशक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने गुप्त रूप से ड्रिलिंग करवाई और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को सीक्रेट स्टैंप दे दिया गया। लेकिन जो अंश लीक हुए वो चौंकाने वाले थे। नीचे की रेत महज 4000 साल पुरानी, ऊपर के पत्थर औसतन 7000 साल पुराने। यानी पुरानी चीज ऊपर है, नई चीज नीचे। ये भूगर्भ का उल्टा तर्क है। ये हो ही नहीं सकता जब तक कि पत्थरों को बाद में किसी ने ऊपर न रखा हो। यानी ये पुल प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया गया था। अब सोचो, 7000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर इंसान गुफाओं में रहते थे, जब पहिया ईजाद नहीं हुआ था, जब धातुओं का कोई ज्ञान नहीं था, तब कौन था वो जिसने 30 किलोमीटर लंबा पुल समंदर के बीच बना दिया? और सिर्फ पुल ही नहीं, बल्कि उस पुल पर चूना पत्थर की इतनी धमाकेदार इंजीनियरिंग की कि वो सुनामी जैसी लहरों को भी रोक सके। क्या यह संभव है कि रामायण सिर्फ धर्मग्रंथ नहीं बल्कि एक तकनीकी मैनुअल है? वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर समंदर पार किया। अगर इसे अलग नजर से देखें तो शायद राम नाम कोई मंत्र था या कोई आवृत्ति जो पत्थरों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देती थी। आधुनिक साइंस के पास सोनिक कंपन से पदार्थ बदलने की तकनीक है, लेकिन 2024 में 7000 साल पहले? ये तो जैसे आज के इंसान से पूछो, क्या तुम एंटी ग्रेविटी तकनीक जानते हो? जवाब नहीं। लेकिन शायद राम सेतु बनाने वाले जानते थे। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। 22 दिसंबर 1964 सुबह के 3 बजे धनुषकोडी का मौसम विभाग का अलार्म बजा। लेकिन उस अलार्म ने तूफान की सूचना नहीं दी, उसने कुछ और की सूचना दी। उस जगह के सारे कंपस साउथ वेस्ट की बजाय नॉर्थ ईस्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस दिन वहां पागल हो गया था। और ठीक उसी समय समंदर से एक आवाज आई, भौं भौं, जैसे कोई विशाल पिंड पानी के नीचे से ऊपर आ रहा हो। कुछ मछुआरों ने बताया, लहरें सीधी नहीं उठ रही थीं, वो गोल चक्कर काट रही थीं, जैसे कोई ब्लैक होल पानी में खुल गया हो। और फिर जिस ट्रेन को इंडियन ओशन में टाइटैनिक कहा गया, पंबन एक्सप्रेस, जिसमें 215 लोग सवार थे, ट्रेन ने पुल पार किया और फिर गायब। कोई मलबा नहीं, कोई शोर, बस एक साइलेंट स्क्रीन। रेलवे ने दावा किया चक्रवात ने ट्रेन को बहा दिया, लेकिन उस दिन चक्रवात की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उतनी हवा किसी ट्रेन को उठाकर ले जाने के लिए काफी नहीं होती। तो फिर ट्रेन गई कैसे? और सिर्फ ट्रेन ही नहीं, धनुषकोडी के हजारों घर, मंदिर, रेलवे स्टेशन, सब कुछ समतल। लेकिन वैज्ञानिक एक चीज पर चुप थे। धनुषकोडी में एक भी लहर का मलबा ऐसा नहीं मिला जो समंदर की तरफ से आया हो। मतलब तूफान ने बाहर से हमला नहीं किया था, वो विस्फोट अंदर से हुआ था। समंदर के अंदर, राम सेतु के नीचे, जहां कुछ दिन पहले ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक गुप्त ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्हें लगा कि वो एक चट्टान हटा रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक सुरंग खोल दी थी। एक ऐसी सुरंग जो सैकड़ों साल से बंद थी। जैसे ही वो सुरंग खुली, अंदर दबी हुई ऊर्जा रिलीज हुई और 22 दिसंबर 1964 को समंदर ने जो राक्षस छोड़ा वो धनुषकोडी को निगल गया। अब सोचिए, अगर आज कोई उसी जगह पर दोबारा ड्रिलिंग करने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक शहर मिटेगा या फिर पूरा दक्षिण भारत? 2018 में एक निजी तेल कंपनी ने रामेश्वरम के पास ड्रिलिंग का परमिट मांगा था। रातों रात अनुमति रद्द कर दी गई। कोई कारण नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया, ये एरिया सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे? सेंसिटिव क्योंकि नीचे कोई परमाणु रिएक्टर है, या फिर सेंसिटिव क्योंकि नीचे किसी प्राचीन खतरे का दरवाजा है? सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। जवाब कहीं नहीं। शायद किसी ब्लैक फाइल में बंद है, या शायद समंदर के अंदर। तो क्या है ये राम सेतु?
पत्थरों का ढेर, प्राकृतिक भूवैज्ञानिक अजूबा, धार्मिक आस्था का प्रतीक, या हजारों साल पुरानी एक चेतावनी कि प्राचीन सभ्यताएं हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थीं और उन्होंने अपनी तकनीक, अपने रहस्य, अपने हथियार सब कुछ इसी समंदर के नीचे दफना दिया ताकि भविष्य का बेवकूफ इंसान उसे फिर से खोज न ले। लेकिन हमने खोज लिया। क्या अब हम दोबारा वही गलती करेंगे जो 1964 में हुई थी, या फिर इस बार हम समंदर की उस शील्ड का सम्मान करेंगे? दोस्तों, जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे एक पुराने गोताखोर की डायरी का एक अंश मिला। वो लिखता है, जब मैंने राम सेतु के सबसे गहरे हिस्से में छुआ तो मुझे गर्मी महसूस हुई। पत्थर गर्म था, समंदर का पानी ठंडा था, लेकिन वो पत्थर, उसकी गर्मी जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। तो सोचो, अगर वो पत्थर आज भी गर्म है, अगर उसके नीचे कोई इंजन आज भी चल रहा है, तो क्या हम उसे बंद कर सकते हैं, या फिर वो खुद ही किसी दिन बंद कर देगा हम सबको? बीते साल सितंबर 2023 इसरो ने भी चुपके से राम सेतु की नई तस्वीरें ली और उन तस्वीरों में एक नई डिटेल सामने आई। पानी के नीचे पत्थरों के बीच कुछ क्लियर कट चैनल थे जो बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे कोई मशीन ने अभी अभी काटे हों। लेकिन वहां 60 साल से कोई इंसान नहीं गया। तो कौन काट रहा है? क्या वो पत्थर खुद ही बदल रहे हैं? क्या वो पुल जीवित हैं? मैं आपसे कोई सबूत तक नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कल कोई वैज्ञानिक अभियान राम सेतु को पूरी तरह खोद कर निकाल ले और उसके नीचे मिले कोई अजीब सा धातु का दरवाजा जिस पर लिखा हो ओपन नॉट, बियॉन्ड दिस इज डेथ, तो क्या हम उसे खोलेंगे? जवाब मत दीजिए, क्योंकि जवाब आपको डरा सकता है। आप जानते हैं, जब धनुषकोडी के अंतिम जीवित बचे व्यक्ति से पूछा गया, आपने उस रात क्या देखा, तो 80 साल के उस बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं, होंठ कांपे और बोला, मैंने जो देखा वो समंदर में ही था, वो कोई आंख थी जो हमें घूर रही थी। अब आप तय करो, क्या आप चाहते हो कि मैं उस आंख के बारे में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री लाऊं? क्या आप तैयार हो उस सच के लिए जो न सरकार बताती है, न नासा बताता है, न कोई वैज्ञानिक बताने की हिम्मत रखता है? तो चलिए एक काम करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं रामेश्वरम के उस गुप्त तहखाने पर वीडियो बनाऊं, जहां से एक सुरंग सीधी राम सेतु के नीचे जाती है और जिसके दरवाजे पर सरकार ने परमिट नॉट अलाउड लिखा था, तो इस वीडियो को 50,000 लाइक्स दो। हर लाइक के साथ मैं उस फाइल को खोलने के एक कदम और करीब आऊंगा। और हां, रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां सच को दबाया नहीं जाता, सच को बोला जाता है, चाहे वो समंदर के नीचे से क्यों ना आए। और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा एक और रहस्य के साथ। तब तक जागते रहो और सवाल पूछते रहो। टैग: सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है।